अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 17 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है और साथ में एक हेलोजन एटम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे मिलकर जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है ना अल्काइल हैलाइड्स का, वो हेलोजन होता है। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+1 और साथ में X होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो X है ना, ये उसको शो करता है हेलोजन्स को। ठीक है, तो ये जो है अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर एज यूजुअल आप लोगों ने खुद ही करना होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर है इसमें पहली। तो हमारे पास कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, ये गैसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन 4 से ऑनवर्ड 18 तक जो है वो लिक्विड्स होते हैं और 18 से ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स MCQ आ सकता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो है ये अल्काइल हैलाइड्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में इनसोल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास ये सोल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द डेंसिटीज़। ठीक है, हमारे पास जो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड होता है ना, ये लेस डेंसर होते हैं वाटर से। ठीक है, और अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड ये मोर डेंसर होते हैं वाटर से। ठीक है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड की डेंसिटी जो है वो कम होती है वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्काइल फ्लोराइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो 2 मेथड्स से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 है जी, एक तो हम लोग इसको अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फ्रॉम द फ्री रेडिकल हैलोजन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल से जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जब भी हम लोग अल्कोहल्स को जो है ना वो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है। जब हम लोग अल्कोहल को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल बनता है और ये आगे जाकर अल्काइल हैलाइड ही दे रहा होता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड ही दे रहा होता है। जब हम लोग अल्कोहल को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट पायराडीन। ठीक है, सोलवेंट यहाँ पे पायराडीन जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो फ्री रेडिकल हैलोजन्स से भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए जो रिएक्शन है वो नीचे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग इसको देख लो। आप लोग यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि हम लोग जो है वो UV लाइट की प्रेजेंस में जो है वो ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 4000 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल हैलोजन्स। नेक्स्ट हम लोग जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड जो है वो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको याद हो। नेक्स्ट है मेरे हमारे पास कार्बोकेशन एंड देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बोकेशन हमारे पास क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग कार्बोकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है ना वो प्राइमरी कार्बोकेशन होता है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वो न्यूक्लियस लवर को कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कहता है कि एनी न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीशी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच अटैक द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए तो आइए आप लोग देख लो। अच्छा, बेस हमारे पास क्या होती है, कहता है कि एनी नेगेटिव आर द न्यूट्रल स्पीशी हैविंग लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच हैज़ एफिनिटी फॉर द प्रोटॉन। इसके पास एफिनिटी होती है प्रोटॉन के लिए, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना इसके पास एफिनिटी होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेस की भी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस की एग्जांपल्स को याद कर लेना है।
ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल्स एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास अब मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग जो है वो एसएन रिएक्शन से होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो तरह के ये रिएक्शंस होते हैं, ये दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक को हम लोग जो है वो SN1 मैकेनिज्म कहते हैं और दूसरे को SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है इसके दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को हम लोग आयनाइजेशन स्टेप कहते हैं और ये स्लो होता है। ठीक है, और हमारे पास सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप होता है और इसका रेट आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, तो इसको भी आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म कब हो रहा होता है, या उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का होना बहुत ज़रूरी है, पोलर सॉल्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और साथ में हमारे पास इसमें जो कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है तो वो 50% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, इसका रेट यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोगों ने इस रेट को एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फेवरेबल कंडीशंस पर होता है, इसके लिए हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के उसमें होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये अब दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ना वो 100% होती है। ऊपर वाले में 50 थी, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो जो SN1 SN2 मैकेनिज्म है उसमें से इन्हीं चीज़ों से MCQs बनते हैं, बाकी तो रिएक्शंस हैं। अब रिएक्शन MCQs में नहीं आ सकते। ठीक है, मेन चीज़ें बस यही हैं, आप लोगों का अब काम यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास उसने 4 ऑप्शंस आपको फॉर एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, अब आपसे कहता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो फिर आप लोग उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे पास जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। ठीक है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म देता है। ये समटाइम्स वो आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग जो है वो SN1 मैकेनिज्म का जो स्टेप 2 है उसका रेट बताओ। तो उसका रेट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, SN2 का भी बताया, तो इसको आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ MCQs हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आप लोगों का ये जो SN1 SN2 मैकेनिज्म है ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द SN1 मैकेनिज्म। देखो SN1 में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जब कंप्लीट होता है तो हमारे पास मिड में जो है वो एक इंटरमीडिएट बन रहा होता है। ठीक है, उस इंटरमीडिएट का पूछ रहा है कि हमारे पास वो क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास वो कार्बोकेशन होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब कार्बोनियम आयन्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जो स्लोअर स्टेप है SN1 में वो कौन सा है, तो हमारे पास जब कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप तो उसका फास्ट होता है, ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये कार्बोनियम आयन्स और वो चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है, तो वो स्लोएस्ट स्टेप होता है SN1 का, तो इसीलिए वो उसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो ये एक कंसोल्टेड मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब कंसोल्टेड मैकेनिज्म क्या होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल मैकेनिज्म स्टेप में। ठीक है, मतलब बॉन्ड चेंजेस किस तरह से कि हमारे पास जितने भी ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो कंसोल्टेड रिएक्शन कहते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास कंसोल्टेड रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें हमारे पास बॉन्ड चेंज हो रहे होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंसोल्टेड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियोफाइल आगे अटैच होता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास जो लीविंग ग्रुप होता है ना वो डिपार्ट हो रहा होता है। ठीक है, डिपार्ट हो जाता है, हट जाता है, लीव हो जाता है, लीव कर लेता है।
ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास जो है जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है ना, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये तो आप लोगों के पास कुछ जनरल MCQs, इस तरह से आप लोगों के पास MCQs आते हैं, ठीक है, SN मैकेनिज्म से। तो आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों पर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, अभी हम लोग जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, इन रिएक्शंस में हम लोग जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन बनता है और साथ में हेलोजन एसिड बन रहा होता है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक को हम लोग E1 कहते हैं और दूसरे को E2 मैकेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग E1 मैकेनिज्म पर बात करते हैं। E1 मैकेनिज्म को जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हमारे पास दो स्टेप होते हैं। जिस तरह SN1 में हमारे पास दो स्टेप थे ना, तो E1 में भी जो है वो दो ही स्टेप होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बात की कि दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है वो बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म की तरह होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आयनाइजेशन स्टेप कहते हैं, ठीक है। और स्टेप 2 हमारे पास इसमें क्या होता है कि बेस जो है वो अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन पर, ये सेकंड स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप का रेट हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, तो ये आप लोगों ने याद करना है एज इट इज़। अब हमारे पास ये जो E1 रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला जो मैकेनिज्म है, ये कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस में होता है। इसके लिए जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स चाहिए होते हैं, जिस तरह हमारे पास SN1 में चाहिए थे। ये भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के प्रेजेंट में होता है। इसके लिए वीक बेस चाहिए होता है और गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। E2 की बात करते हैं तो हमारे पास E2 को हम लोग बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक ही स्टेप होता है जिसका हमारे पास SN2 में था, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसमें दोनों लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव्ड हो जाते हैं समल्टेनियसली, ठीक है। और इसका रेट यहाँ पे मेंशन है, तो ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, इसका ये मतलब है कि कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो हम लोग उस चीज़ पर बात करेंगे। फैक्टर 1 की बात करते हैं तो हमारे पास कहता है कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, तो हमारे पास जो है वो कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरा हमारे पास फैक्टर है जी क्राउडनेस। अब क्राउडनेस पर बात करते हैं। हमारे पास जो है वो क्राउडनेस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, किसी मालिक्यूल के अंदर, तो फिर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है, उन चीज़ों को हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो उस वक्त फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं ज़ेटसिव्स रूल, ठीक है। ज़ेटसिव्स रूल ये प्रिडिक्ट करता है दैट कहता है कि हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, उसमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वही होता है जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो, ठीक है। बस इसका यही एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वही होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। बस यही पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन होता है और मेटल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये मिलकर जो है वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रीजन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजन को। इसे फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रिग्नॉर्ड ने जो है वो प्रिपेयर किया था 1909 में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में जो है वो अल्काइल हैलाइड को जो है वो Mg के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसे अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वी प्रिपेयर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, तो हम लोग ईथर की प्रेजेंस में हम लोग जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। और ये जो ईथर है तो इसके दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि हम लोग इसको एज एन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और एज एन लीजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास ये दो तरह के रिएक्शंस देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग बताओ कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस देता है और कौन कौन से रिएक्शंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ से समटाइम्स MCQ आ जाता होता है।
अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर बात करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग 3-4 रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई भी रिएक्शन जो है आप लोगों के पास पेपर में जो है वो आपके मेन टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम लोग जब इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एज अ रिजल्ट प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है वो कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो मैंने ये ऊपर यहाँ पे लिख दी। देखो ये हमारे पास अब फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड जो है वो दोनों एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, दोनों के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो हम लोगों ने नीचे ये बात की थी कि हमारे पास जब हम लोग एल्डिहाइड्स की का जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है। तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन को जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और जब हम लोग इसको कीटोन के साथ एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को चाहे वो ईस्टर्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, ईस्टर्स के साथ, तो तब भी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल ही बनता है। और जब हम लोग इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो हमारे पास एज एन रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो है वो 2-3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास अमाइंस। ठीक है, अमाइंस हमारे पास चाहे वो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और एक नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं NH3 के। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, तो NH3 के डेरिवेटिव्स हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने खुद कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर है, वो अमाइंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है तो वो गैसेज होते हैं, और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो अमाइंस होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन जो है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है अल्केन से। ठीक है, तो अब ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का इनसे कम होता है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्शरी अमाइंस का होता है। ठीक है, और अगर हम लोग सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन द आर ग्रुप। आर ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो सोलिबिलिटी जो है वो उतनी कम होगी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ट्रेंड याद करना है कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी अमाइन जो है वो ज़्यादा सोलिबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो है वो ये लीस्ट सोलिबल होते हैं। तो ये ट्रेंड्स हैं, आप लोगों ने याद करने हैं, यही MCQ होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास अमाइन जो है ये पैरामिडल इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिसिटी की बात करें तो हमारे पास अमाइन जो है वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अमोनिया से बेसिक होते हैं। और अगर ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अमाइंस, उसके बाद टर्शरी अमाइंस, और लास्ट में हमारे पास है वो अमोनिया। देखो हम लोगों ने पहले बात की कि हमारे पास अमाइंस जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, तो अमोनिया इसलिए लास्ट पे आया है। और ये देखो हम लोग ये जो बेसिसिटी का जो इनका जो ऑर्डर है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब सा ऑर्डर है। पहले सेकेंडरी अमाइन आता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्राइमरी आता है, उसके बाद जो है वो टर्शरी आता है। तो जब स्टूडेंट्स MCQ में ऑप्शन में इस तरह की उसको देखते हैं ना ऑप्शन को, तो वो फ़ौरन इसको मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि कहते हैं कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन यार केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, और मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर जब की थी तो उस पहले दिन कहा था कि वेयर देयर इज़ एन एक्सेप्शन देयर इज़ एन MCQ। ठीक है, तो जहाँ पे एक्सेप्शन होगी वो आपका MCQ होगा। तो ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों ने इनको लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइंस को हम लोग 4 तरीक़ों से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, जब हम लोग जो है वो अमोनिया की जो है वो अल्काइलेशन करते हैं तो अमाइंस बनते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है वो बेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। जब हम लोग जो है वो नाइट्रो अल्केन्स की रिडक्शन करते हैं ना, तो तब भी हमारे पास जो है वो अमाइंस बन रहे होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एंड LiAlH3। ठीक है, लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है जब नाइट्राइल्स की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या LiAlH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो तब भी हमारे पास जो है वो अमाइंस ही बन रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग जो है वो अमाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है वो अमाइंस ही बन रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये 4 आप लोगों के पास मेथड्स हैं, ठीक है, इनको प्रिपेयर करने के। ये 4 स्टेटमेंट्स भी आप लोग याद कर लो, तो यहाँ से जो भी एमसीक्यू आएगा आप लोग उसको इजीली टैकल कर सकोगे, ठीक है। एमसीक्यू स्टेटमेंट्स ही आती हैं, ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, रिएक्शंस तो देगा नहीं वो आपको, ठीक है। आपसे यही बोलेगा कि आप लोग बताओ कि जब हम लोग चाहे वो नाइट्रो एल्केन्स की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्राइल्स की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, या फिर अमाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, या फिर आप लोगों से कैटलिस्ट का पूछ सकता है, या जिस तरह अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 200 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस हमारे पास जो है वो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि इसके पास जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो इसके केमिकल रिएक्शंस पर बात करते हैं अमाइंस के। तो जब भी हम लोग जो है वो अमाइंस की अल्काइलेशन करते हैं ना बाय अल्काइल हैलाइड्स, तो हमारे पास जो है वो हायर सब्सटीट्यूटेड अमाइंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम लोग जो है वो अमाइंस का जो है वो रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, तो फिर क्या होता है, जब हम लोग इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एल्डोमाइंस बनता है, और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाने से जो है वो कीटो अमाइंस बनते हैं। और इसको हम लोग एल्डो अमाइंस को और कीटो अमाइंस को जो है वो शिफ्स बेसिस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर सिंपल आप लोग ये स्टेटमेंट ध्यान में रख लो कि हम लोग जब प्राइमरी अमाइंस को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ तो हमारे पास अमाइंस बनते हैं जिनको हम लोग जो है वो शिफ्स बेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स। तो जब भी हम लोग जो है वो एसिड एनहाइड्राइड को जो है वो अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो हमारे पास अमाइड्स बनते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड को अमाइन के साथ रिएक्ट करवाने से क्या बनता है, अमाइड्स बनते हैं। तो ये तो आप लोगों के पास ही केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।